हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं एसी जनरेटर की। किसकी बात करेंगे? एसी जनरेटर की। एसी जनरेटर करता क्या है? एसी जनरेटर अल्टरनेटिंग करंट मतलब अल्टरनेटिंग ईएमएफ जनरेट करता है। अब अल्टरनेटिंग ईएमएफ क्या होता है? हमारे पास में जो हम डेली पर्पस के लिए या हमारे घर में जो वोल्टेज यूज करते हैं, जो इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई यूज करते हैं, वो दो तरह की होती है। एक होता है डीसी और एक होता है एसी। ओके, अगर हम डीसी की बात करें तो पहली बात, डीसी को हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वी डीसी, जो कि टाइम के साथ में कांस्टेंट होगा, मतलब कि हर एक टाइम पर उसका वैल्यू कांस्टेंट होगा। अगर 5 वोल्ट की बैटरी आप यूज कर रहे हैं तो उसका ईएमएफ जो है 5 वोल्ट ही होगा हमेशा, टाइम के साथ में वो वेरी नहीं करेगा। और अगर हम अल्टरनेटिंग करंट की बात करें तो ये टाइम वेरिंग है, टाइम पे डिपेंडेंट है, टाइम पे डिपेंड करता है। तो इसको हमेशा हम स्मॉल लेटर से यूज करेंगे। ओके, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? स्मॉल लेटर से, वीटी से रिप्रेजेंट करेंगे। हम वोल्टेज की बात करते हैं तो वीटी से, अगर करंट की बात करेंगे तो आईटी से, स्मॉल आई। एंड व्हाट दिस टी इज इंडिकेटिंग, ये टी क्या बता रहा है? इट इज फंक्शन ऑफ टाइम। यहां पर अगर हम डीसी की बात करेंगे तो टाइम पे डिपेंड ही नहीं करता है, ये कांस्टेंट वोल्टेज है, तो यहां पर हम कैपिटल डीसी लिखेंगे या फिर कैपिटल वी से रिप्रेजेंट करेंगे। पर यहां पर हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल लेटर से? क्योंकि ये टाइम वेरिंग है। और यहां पर ये ब्रैकेट में हमने जो टी लिखा है ये इंडिकेट कर रहा है कि ये टाइम वेरिंग है। अगर हम एसी वोल्टेज की बात करें तो एसी वोल्टेज ऐसा साइनसोइडल होता है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज होता है, साइनसोइडल होता है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लिखेंगे वी एम साइन ओमेगा टी, और एक और पैरामीटर फाई भी हम ऐड करते हैं। फाई का मतलब होता है फेज डिफरेंस। ओके, अगर हम वीएम की बात करें तो ये वीएम है पीक वैल्यू, उसका पीक वैल्यू वीएम और माइनस वीएम। दिस वीएम इज कॉल्ड पीक वैल्यू। पीक वैल्यू इसको हम कहेंगे पीक वैल्यू। क्या कहेंगे? पीक वैल्यू। ओके, अब यहां पर अगर इस ओमेगा की बात करें तो ये ओमेगा क्या है? ओमेगा को हम कहेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या कहेंगे? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा को हम कहेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसको हम रेडियन पर सेकंड में मेजर करते हैं। किस में मेजर करते हैं? रेडियन पर सेकंड में मेजर करेंगे। ओके, अच्छा, अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ पर जो अल्टरनेटिंग एसी वोल्टेज आ रहा है, ओके, वो 50 हर्ट्ज का आ रहा है। उस 50 हर्ट्ज का मतलब क्या है? 50 हर्ट्ज का मतलब है F इक्वल टू 50 हर्ट्ज, मतलब कि एक सेकंड में वो 50 साइकिल कंप्लीट करता है। ओके, दिस इज द लीनियर फ्रीक्वेंसी, दिस L इज कॉल्ड लीनियर फ्रीक्वेंसी। ओके, और इस लीनियर फ्रीक्वेंसी को हम किस में मेजर करेंगे? लीनियर फ्रीक्वेंसी को हम मेजर करते हैं हर्ट्ज में। हर्ट्ज का मतलब क्या होता है? 1/सेकंड। ओके, हर्ट्ज का मतलब क्या होता है? हर्ट्ज का मतलब होता है नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकंड। ओके, तो एफ है लीनियर फ्रीक्वेंसी और ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। लीनियर फ्रीक्वेंसी और ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी में एक रिलेशन है। वो रिलेशन क्या होगा? वो रिलेशन होगा ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। क्या होगा? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, है ना। ओमेगा का मतलब क्या होता है? ओमेगा का मतलब होता है एक सेकंड में कितना फेज चेंज हुआ या कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ। ओके, ओमेगा का मतलब क्या है? इट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, या फिर हम एंगुलर वेलोसिटी भी इसे कहेंगे। ओके, तो यहां पर अगर हम एक साइकिल की बात करते हैं, अगर हम एक साइकिल की बात करेंगे तो 0 से 2 पाई एंगल कितना चेंज हुआ? 0 से 2 पाई। और एक साइकिल में टाइम कितना लगा? कैपिटल टी। एक साइकिल में टाइम कितना लगा? सो ओमेगा कैन रिटर्न एज 2 पाई बाई टी। बच्चों, जो मैं यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, जो फॉर्मूले बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, क्योंकि ये न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा यूज होने वाले हैं। ओके, यहाँ पर ओमेगा का वैल्यू हमने लिखा 2 पाई बाई टी, क्योंकि टी टाइम इंटरवल मतलब कि एक पीरियड का टाइम। ओके, एक साइकिल का टाइम, एक साइकिल का टाइम कितना है? वो 0 से स्टार्ट होता है, तो एक कैपिटल टी के बाद में अपना साइकिल कंप्लीट कर लेता है। तो यहाँ पर टी क्या है? टी है टाइम पीरियड। टी यहां पर है टाइम पीरियड। ओके, टाइम पीरियड।
अगर टी टाइम पीरियड है और हमको फ्रिक्वेंसी बताना है तो वो होगा 1/t, क्योंकि टी सेकंड में एक साइकिल कंप्लीट होता है तो एक सेकंड में कितना होगा 1/t। ओके, अगर टी सेकंड में हम ऐसा लिख सकते हैं नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीट इन टी सेकंड, टी सेकंड में नंबर ऑफ साइकिल एक साइकिल कंप्लीट होता है तो 1 सेकंड में कितने साइकिल कंप्लीट होंगे, 1 सेकंड में 1/t साइकिल कंप्लीट होंगे। और जितने साइकिल एक सेकंड में कंप्लीट होते हैं उसे ही हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी, उसे हम क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी। सो f इज इक्वल टू 1/t। ये सारे कॉन्सेप्ट हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जब हम सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं, हम जब रोटेशनल मोशन पढ़ते हैं, जब हम SHM की बात करते हैं और वेव्स की बात करते हैं, तो वही कॉन्सेप्ट हमको वापस से यहाँ पर रिवाइज करना है। सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से ध्यान रखना है। ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t और यहाँ पर f इज इक्वल टू 1/t, तो हम यहाँ पर ओमेगा का वैल्यू हमने फाइंड किया 2π/t। 2π क्यों, ओमेगा का मतलब क्या है, एक सेकंड में कितना साइकिल, कितना एंगल चला। ओके, अगर t सेकंड की बात करें तो 2π चलता, तो एक सेकंड में कितना 2π/t। ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t, ओमेगा इज इक्वल टू 2π और ये जो 1/t है इसे हम लिख सकते हैं f। तो हमारे पास में ओमेगा और एफ में एक रिलेशन आता है, ओमेगा और एफ में रिलेशन आता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/f। ओमेगा का यूनिट है हमारे पास में रेडियन पर सेकेंड और फ्रीक्वेंसी का यूनिट हमारे पास में हर्ट्ज होता है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, हमको पता है कि हम 50 हर्ट्ज AC सप्लाई यूज कर रहे हैं। कितना यूज कर रहे हैं, 50 हर्ट्ज। जितनी भी ब्रिटिश कंट्री है वहां पर हम 50 हर्ट्ज यूज करते हैं। तो ओमेगा का वैल्यू कितना होगा 2πf, कितना होगा 2πf। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2π और f का वैल्यू कितना है 50। तो यहाँ पर ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा 100 पाई रेडियन पर सेकेंड। ओके, ये सारे कॉन्सेप्ट हमको याद रखना है, छोटे छोटे फार्मूले ही आपकी हेल्प करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे सारे क्लियर होना चाहिए। एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। अगर हम डीसी की बात करें तो डीसी टाइम के साथ में कांस्टेंट होता है, वेरिएबल नहीं होता है, उसका वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होता है। जो बैटरी होती है, जो सेल होते हैं, जो डीसी जनरेटर होता है वो कांस्टेंट वोल्टेज जनरेट करता है। ओके, टाइम के साथ में वेरिएबल नहीं होता है। पर एसी अल्टरनेटिंग की बात करें तो वो साइनसोइडल होता है। ओके, Vm sin ओमेगा t प्लस फाई। अब यहाँ पर हमने Vm का वैल्यू पता किया कि Vm का मतलब क्या है, उसका पीक वैल्यू, मैक्सिमम कितना वैल्यू उसका हो सकता है। जैसे कि हम यहाँ पर 220 वोल्ट RMS से थोड़ा सा आगे हमको आगे देखना है कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ RMS वैल्यू, जो हम बाद में बात करेंगे। पर पीक वैल्यू यहाँ पर Vm जो है वो पीक वैल्यू है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और ओमेगा और एफ में रिलेशन हमने देखा, ओमेगा और टी में हमने रिलेशन देखा। अगर हम 50 हर्ट्ज यूज़ करते तो ओमेगा का वैल्यू 100 पाई होगा। ये सारे कॉन्सेप्ट हमने देखा। इन सारे कॉन्सेप्ट के बाद में अब हम बात करेंगे कि इस अल्टरनेटिंग वोल्टेज को, इस अल्टरनेटिंग EMF को हम जनरेट कैसे करेंगे। इसके लिए हम AC जनरेटर यूज़ करते हैं और वो किस कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है, वो वर्क करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कॉन्सेप्ट पे। किस पे वर्क करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करता है। उसका कॉन्सेप्ट हम देखेंगे, प्रिंसिपल हम देख चुके हैं और भी आगे हम उसके बारे में सारी चीजें देखने वाले हैं। अब हम बात कर रहे हैं एसी जनरेटर की। हमने अभी तक देखा कि एसी जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज होता है, अल्टरनेटिंग EMF जो जनरेट होता है, उसका इक्वेशन VT इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा t होता है। हमने देखा VM का मतलब क्या है, ओमेगा का मतलब क्या है। ओके, अब हम बात करते हैं कि इसे जनरेट कैसे करते हैं, इसका प्रिंसिपल क्या होता है। सबसे पहले अगर हम एसी जनरेटर की बात करें तो प्रिंसिपल जो है, वर्किंग प्रिंसिपल जो है वो है EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, इसका प्रिंसिपल क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI के कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है। हमको पता है कि अगर कोई कंडक्टर से लिंक्ड, किसी कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ में चेंज होता है तो EMF इंड्यूस होता है, इंड्यूस करंट फ्लो होता है। ओके, मतलब -d∅dt, ये फैराडेज लॉ है। ओके, फैराडे का नियम है, फैराडेज लॉ है। E इज इक्वल टू EMF जनरेट इज इक्वल टू -d∅dt। यहाँ पर फाई क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, EMF इंड्यूस इन एनी कंडक्टर इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। इट इज द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन।
इसी कॉन्सेप्ट पर इंडक्शन, इसी कॉन्सेप्ट पर हमारा एसी जनरेटर वर्क करता है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर अगर ईएमएफ इंड्यूस करना है किसी कॉइल में जो कि कहाँ रखी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है, तो हमको मैग्नेटिक फील्ड की रिक्वायरमेंट है। और मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम सबसे पहले दो पोल की बात करेंगे, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। ओके, हमने दो पोल की बात किया, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, और इस नॉर्थ पोल और साउथ पोल के कारण हम मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। यहाँ पर हमने मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया, मान लेते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से कहाँ तक होती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है, मैग्नेटिक फील्ड बी जनरेट किया। और इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक रोटेटिंग कॉइल को रखा। ओके, इस रोटेटिंग कॉइल को रखा जो इसकी एक्सिस, जो इसकी किसी डायमीटर, हम उसको थोड़ा सा रेक्टेंगुलर बना लेते हैं। हमने रेक्टेंगुलर कॉइल बनाई ताकि हम उसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लें। यहाँ पर हमने एक रेक्टेंगुलर कॉइल बनाई और ये रेक्टेंगुलर कॉइल इस एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट कर सकती है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। उसका वेलोसिटी कितना है, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। ओके, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से वो क्या कर सकती है, रोटेट कर सकती है। ऐसे गोल गोल वो कॉइल है, ऐसे रोटेट करेगी। ओके, यहाँ पर अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमको समझना है कि रोटेटिंग कॉइल है, वो तो मूव कर रही है, उन दोनों टर्मिनल को, कॉइल के दोनों टर्मिनल को हम एक्सटर्नल लोड से कनेक्ट कैसे करेंगे। तो एक्सटर्नल लोड से कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि वो रोटेटिंग है और लोड जो है वो स्टेशनरी है, जैसे हमारा बल्ब जो है स्टेशनरी है, फैन स्टेशनरी है, जो यहाँ पर भी पावर सप्लाई हमको देना है वो क्या है, स्टेशनरी है, और कॉइल जो है वो रोटेट कर रही है। तो उसके दोनों टर्मिनल पे जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसको हमको एक्सटर्नल स्टेशनरी सोर्स से, एक्सटर्नल स्टेशनरी लोड से कनेक्ट करना है। तो उसके लिए हम रिंग का यूज़ करेंगे। ओके, हम एक कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमने ऐसे दो सर्कुलर रिंग का यूज किया। एक सर्कुलर रिंग आपको यहाँ पर, एक सर्कुलर रिंग, और ये दूसरा जो टर्मिनल है वो दूसरा सर्कुलर रिंग से कनेक्ट किया। ओके, एक कॉइल को यहाँ से, एक टर्मिनल को यहाँ से कनेक्ट किया, दूसरे टर्मिनल को यहाँ से कनेक्ट किया। दो रिंग है जो इस एक्सिस के अबाउट ऐसे ऐसे गोल गोल घूम सकती है। ओके, यहाँ पर इन रिंग को कंटिन्यूअसली एक कार्बन ब्रश टच करते रहता है। तो कार्बन ब्रश जो है वो स्टेशनरी है, ये कॉइल ऐसे गोल गोल घूम रही है और कार्बन ब्रश उसको टच करके रखा हुआ, तो उसको कंटिन्यूअसली कांटेक्ट दे रहा है। ओके, और उस कार्बन ब्रश के पीछे हम एक स्प्रिंग लगा के रखते हैं। तो स्प्रिंग क्या करता है, उसको पीछे से फोर्स प्रोवाइड करता है, प्रेशर प्रोवाइड करता है, जिससे क्या होता है वो हमेशा उसके कांटेक्ट में रहता है। ओके, अब यहाँ पर एक ये भी कॉन्सेप्ट है कि कार्बन ब्रश का यूज़ क्यों करते हैं। ठीक है, हम मेटेलिक ब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं, मेटेलिक कंडक्टर का भी यूज़ कर सकते हैं, पर वो क्या होता है, वो ज़्यादा हार्ड होता है और उसके कारण ये जो रिंग होती है जिसको हम बोलते हैं आर्मेचर, वो क्या होता है, डैमेज भी हो सकता है। इसलिए हम कार्बन ब्रश का यूज़ करते हैं। वो क्या है, एज अ ल्यूब्रिकेंट भी बिहेव करता है। तो यहाँ पर कार्बन ब्रश लगे हुए हैं और इन दोनों कॉइल को हम एक्सटर्नल लोड मान लेते हैं, ये लोड आर है, इससे कनेक्ट करते हैं। ओके, तो जो भी ईएमएफ इंड्यूस होगा वो इससे करंट के थ्रू एक्सटर्नल लोड पर हम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एसी जनरेटर का स्ट्रक्चर देखा। एसी जनरेटर के स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें क्या क्या, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। उसमें एक हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए मैग्नेट्स का यूज़ करते हैं। आर्मेचर, ये जो कॉइल है और ये जो रिंग है, इनको कंप्लीट कॉम्बिनेशन को हम आर्मेचर कहेंगे। आर्मेचर का हम यूज़ करते हैं, उसमें कॉइल लगी होती है और कॉइल में ही ईएमएफ इंड्यूस होता है। ओके, ये दोनों कॉइल के टर्मिनल रिंग से कनेक्टेड होते हैं और रिंग जो होती है वो कार्बन ब्रश से कनेक्टेड होती है। कार्बन ब्रश का हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि एज अ ल्यूब्रिकेंट, ठीक है, वो सॉफ्ट होते हैं थोड़ा, तो जब वो रोटेटिंग रिंग से कंटिन्यूसली कांटेक्ट में रहेंगे तो स्पार्क जो प्रोड्यूस होगा और जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा उसके कारण वो डैमेज नहीं होंगे क्योंकि वो थोड़ा सॉफ्ट होता है। इसे हम एक्सटर्नल लोड से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा सा और अच्छे से देखते हैं कि ईएमएफ इंड्यूस अगर होगा तो कैसे इंड्यूस होगा। मान लेते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, ध्यान से समझना है हमको। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड बी है, ओके, मैग्नेटिक फील्ड बी में कोई कॉइल, ये कॉइल है, ओके, जिसमें एन, कैपिटल एन नंबर ऑफ टर्न्स है। कितने हैं, एन, टोटल
नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है आपको? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। ओके, एन जो है, कैपिटल एन जो है वो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है। ठीक है, अब ये कॉइल का जो एरिया है वो इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ में मान लेते हैं कि ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है। दोनों के बीच का एंगल क्या है? थीटा। तो अगर हम फ्लक्स की बात करेंगे, फाई की बात करेंगे, तो वो होगा एन बी ए कॉस थीटा। ओके, अब ये थीटा कंटिन्यूसली टाइम के साथ में चेंज हो रहा है। थीटा कंटिन्यूसली टाइम के साथ में चेंज हो रहा है। अगर हमको ओमेगा को डिफाइन करना है तो हम लिखेंगे एंगुलर स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी, मतलब कि कितना एंगल एक सेकंड में चला। हम मान के चलते हैं कि थीटा एंगल टी टाइम में चला, थीटा एंगल टी टाइम में चला, तो थीटा डिवाइडेड बाय टी को हम लिख सकते हैं ओमेगा। यहां पर थीटा का वैल्यू हम लिख सकते हैं ओमेगा टी। क्या लिख सकते हैं? ओमेगा टी। तो हमने फाई इज इक्वल टू लिखा एन बी ए कॉस ओमेगा टी। अब हमको ईएमएफ फाइंड करना है। ईएमएफ इज इक्वल टू कितना होता है? माइनस डी फाई बाई डी टी, मतलब कि ई इक्वल टू माइनस डी फाई। फाई का वैल्यू कितना है? एन बी ए कॉस ओमेगा टी, एन बी ए कॉस ओमेगा टी। यहां पर ई इक्वल टू यहां माइनस एन बी ए, ओके तो यहां पर अभी तक हमने देखा ओमेगा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी होता है, ई इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी होता है, और फाई का वैल्यू एन बी ए कॉस ओमेगा टी हमने रखा। ठीक है, एन टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, कॉस थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड मैग्नेटिक फील्ड। और ये टाइम के साथ में वेरी कर रहा है, गोल गोल घूमते जा रहा है, तो एरिया का और जो मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल है वो कंटिन्यूसली चेंज होते जा रहा है, तो जिससे हम लिख दें ओमेगा टी। ओके, इसे हम डिफरेंशिएट करते हैं। E इज इक्वल टू माइनस एन कॉन्स्टेंट, बी कॉन्स्टेंट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इस कॉइल का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कॉन्स्टेंट है। ओके, कॉस का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा माइनस साइन ओमेगा टी, और जो टी के साथ का कोफिशिएंट है उसे हम आगे मल्टीप्लाई भी करते हैं, मतलब कि ओमेगा का हम मल्टीप्लाई भी करेंगे। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन जो है वो माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा होगा। ये समझ में आया आपको? ठीक है, फाइनली हम लिखेंगे माइनस से माइनस कैंसल, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, और इस आगे का जो साइन का कोफिशिएंट है उसको हम पीक वैल्यू लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं ई एम, पीक वैल्यू ऑफ ई एम एफ इंटू साइन ओमेगा टी। ओके, तो जो आउटपुट वोल्टेज जनरेट होगा वो अल्टरनेटिंग होगा, साइनसोइडल होगा। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बच्चों लोगों, जो भी न्यूमेरिकल बनेगा एसी जनरेटर के ऊपर वो इस पीक वैल्यू पर ही बनेगा। पीक वैल्यू की बात करें तो जो मैक्सिमम वैल्यू जनरेट होगा, पीक वैल्यू जनरेट होगा, वो होगा एन बी ए इंटू ओमेगा। ये फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमको बहुत अच्छे से याद रखना है। अगर हम इसका आरएमएस वैल्यू तो अभी हमने पढ़ा नहीं है, तो हम आगे पढ़ेंगे, पर अभी हमको पीक वैल्यू का जो वैल्यू है वो कितना है? एन बी ए ओमेगा होता है, याद रखना है। ठीक है, हमने यहाँ पर देखा एसी जनरेटर, उसका ईएमएफ कैसे जनरेट होता है, कैसे इक्वेशन हमको साइन ओमेगा टी के टर्म में मिलता है, ये सारे कॉन्सेप्ट हमने देखे। यहाँ पर हमने देखा एसी जनरेटर का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। ओके, एन, कैपिटल एन यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, ये सारे कॉन्सेप्ट हमने देख लिए। अब हम अलग अलग एंगल पर जो फाई है उसका वैल्यू कितना होगा, ईएमएफ का वैल्यू कितना होगा, उसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमको देखना है, क्योंकि बोर्ड में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। ग्राफिकली प्लॉट करने के लिए आ सकता है कि आप ईएमएफ और फ्लक्स को कैसे प्लॉट करेंगे, तो हम आगे वही देखने वाले हैं। हाँ, अभी तक कि ईएमएफ जो जनरेट हुआ है वो है ई एम साइन ओमेगा टी। ओके, ई एम साइन ओमेगा टी। अगर हम फ्लक्स की बात करें तो वो था एन बी ए कॉस ओमेगा टी। ओके, साइन और कॉस,
अगर फ्लक्स कॉस है तो ईएमएफ साइन होगा, मतलब फ्लक्स और ईएमएफ के बीच में हमेशा 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है, ये दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री आगे पीछे होते हैं। इसको हम मैक्सिमम फ्लक्स लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू फाई एम कॉस ओमेगा टी। क्या लिख सकते हैं? फाई एम कॉस ओमेगा टी। ओके, हम अलग अलग वैल्यू पर, जैसे हमने सबसे पहले हमने सबसे पहले थीटा का वैल्यू 0 डिग्री लिया। कितना लिया? सबसे पहले हम थीटा इक्वल टू 0 डिग्री लेते हैं, मतलब कि जो कॉइल है उसका एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर एक ही डायरेक्शन में, कॉइल ऐसे रखी हुई है ना। तो अगर हम फ्लक्स की बात करेंगे तो कॉस मतलब फ्लक्स मैक्सिमम पास होगा, ओके। और ईएमएफ की बात करेंगे तो ई का वैल्यू 0 होगा, फाई का वैल्यू यहाँ पर फाई एम होगा और ईएमएफ का वैल्यू 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर थीटा का वैल्यू मतलब ओमेगा टी का वैल्यू हमने 0 रखा। अगर हम थीटा का वैल्यू 90 डिग्री रखते हैं, ठीक है ना, 90 डिग्री रखते हैं, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड बी और एरिया वेक्टर कुछ ऐसा हो गया 90 डिग्री, दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री, ओके, 90 डिग्री। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो साइन 90 जो होगा वो 1 होगा और कॉस 90 0 होगा, फ्लक्स 0 हो जाएगा और ईएमएफ मैक्सिमम हो जाएगा ईएम। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर हम 180 डिग्री, 90 के बाद कितना? 180 डिग्री, अगर हम थीटा का वैल्यू थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री रखें, 180 का मतलब क्या है कि कॉइल का जो ओरिएंटेशन है वो चेंज हो गया, इधर बी वेक्टर था और फर्स्ट केस के रिस्पेक्ट में एरिया वेक्टर अपोजिट हो गया, वो पूरा गोल घूम के 180 डिग्री पर पहुंच गया, ठीक है। तो यहाँ पर फ्लक्स जो है पहले केस के कंपैरिजन में -फाई एम फ्लो होने लगेगा और ईएमएफ यहाँ पर हम साइन 180 की बात करेंगे तो फिर से 0 हो जाएगा, ईएमएफ फिर से 0 हो जाएगा। अगर हम 270 की बात करें, थीटा इज इक्वल टू 270 डिग्री, 270 डिग्री मतलब बी मैग्नेटिक फील्ड इधर और एरिया वेक्टर डाउनवर्ड, ओके, ये ऐसा। पहले कॉइल ऐसा था, फिर 90 डिग्री रोटेट हुआ, फिर 180 डिग्री रोटेट हुआ, फिर 270, ओके। तो फिर से ईएमएफ फ्लक्स जो होगा वो 0 हो जाएगा और ईएमएफ फर्स्ट केस के कंपैरिजन में, मैक्सिमम के कंपैरिजन में नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर -EM आ जाएगा, ओके। अगर हम थीटा का वैल्यू 360 डिग्री की बात करें, मतलब कि पहला वाला केस 360 की बात करें या 0 की बात करें, बात तो एक ही है। तो ये जो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में फिर से 360 डिग्री मतलब 0 डिग्री, तो 0 वाला जो केस है मतलब फ्लक्स फाई मैक्सिमम हो जाएगा और ईएमएफ 0 हो जाएगा। अगर हम इसे प्लॉट करते हैं, ओके, इसे प्लॉट करते हैं तो यहाँ पर ये ऐसा साइनसोइडल चेंज होगा, ओके, ये कॉस का वेवफॉर्म बना। और अगर हम ईएमएफ की बात करें तो वो साइन का वेवफॉर्म बनेगा, ऐसा साइन का वेवफॉर्म बनेगा, है ना, साइन का वेवफॉर्म, ओके। तो यहाँ पर हम ग्राफिकली भी समझ सकते हैं कि कैसे जनरेट हो रहा है, कैसे ऐसे जनरेटर काम कर रहा है। ये वेवफॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड में जब क्वेश्चन आएगा तो ये वेवफॉर्म आपको ड्रॉ करना पड़ेगी। तो हमने यहाँ पर पूरा कंप्लीट एसी जनरेटर देखा। हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे एनसीईआरटी में इस एसी जनरेटर से रिलेटेड कौन कौन से न्यूमेरिकल दे रखे हैं, और उसके बाद हम बात करेंगे कि नीट एग्जामिनेशन में और जेईई एग्जामिनेशन में इस एसी जनरेटर से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। थैंक यू वेरी मच।